Hello everyone. Till now we read about the role of Rajas and Janpad, and now we'll focus on the working profile of Mahajanpad. क्या महाजनपद उनका रूल कब से आया और उनको ये टाइटल कब से मिलना शुरू हुआ? स्टिल स्टूडेंट्स, अबाउट 2500 ईयर्स अगो यानी कि 2500 साल पहले कुछ जनपद उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहते थे, ऑलराइट, और कुछ जनपद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते थे। ठीक है, तो अब एक ही टाइम पे एक ही जनपद को सिर्फ इम्पोर्टेंस दी जाएगी ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, काफ़ी सारे जनपद ऐसे थे जिनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो जो कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा कि हम लोग किस राजा की बात करें, किस जनपद की बात सुने, हम लोग इनकी सुने कि इनकी सुने। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारे जनपद को जब इम्पोर्टेंस दी जाने लगी तो उनको एम्पावर करने के लिए आ गए महाजनपद। काफ़ी सारे जो जनपद होते थे who were given more priorities and more importance, they combined together to form a महाजनपद। यानी कि उनका जो ग्रुप होता था, उनका जो कॉम्बिनेशन होता था, उसको कहा जाता था महाजनपद, और उनमें से कोई एक पर्सन उनको लीड करता था। ऑलराइट, अब महाजनपद इस टाइटल के आने के बाद लोगों ने अपना वर्किंग प्रोफेशन थोड़ा चेंज किया। अपने जो टेरिटरी थी, पहले क्या होता था, जो राजा और जो जनपद होते थे वो कुछ खास मेथड यूज़ नहीं करते थे अपने टेरिटरी को हाईलाइट करने के लिए, मार्क करने के लिए। लेकिन अब महाजनपद के रोल में आते ही इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी टेरिटरी को बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची दीवारों से डिफाइन करते थे। फोर्टिफिकेशन यानी बड़े बड़े फोर्ट, बड़े बड़े किले बनते थे, जिससे कि पता चलता था कि हाँ, ये जो किला है, ये जो एरिया है, ये इस राजा का है, ये इस महाजनपद का है। तो क्या होता था, ये जो किले वगैरह बनते थे, जो ऊंची ऊंची दीवारें बनती थी, उनके यूज़ के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी, ब्रिक्स की एंड स्टोन्स। इन सारे मटेरियल्स के यूज़ से फोर्टिफिकेशन यानी कि बिल्डिंग ऑफ फोर्ट यानी कि किला, कई सारे फोर्ट्स वगैरह बिल्ड होने लगे थे। ये देख सकते हो आप, एक पिक दी गई है आपके एनसीईआरटी बुक में, कई सारे ब्रिक्स और स्टोन्स के यूज़ से इतनी ऊंची ऊंची फोर्ट्स की दीवारें बिल्ड की गई है ना, कई सारे ऊंची ऊंची फोर्ट बिल्ड की गई है। तो ये क्यों की जाती थी? महाजनपद लोग अचानक से इतनी ऊंची ऊंची फोर्ट क्यों बिल्ड करने लगे, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें क्यों बनाने लगे? क्योंकि उनका मानना था कि कई सारे जो अदर किंग्स हैं, जो अदर टेरिटरी के किंग्स हैं, वो हो सकता है कि उन पर अटैक कर दे। तो अगर वो इतनी ऊंची ऊंची फोर्ट्स बनाएंगे तो उन पर अटैक करना इतना पॉसिबल नहीं होगा, उनको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अटैक करने के लिए। इस वजह से एक तो प्रोटेक्शन के बेसिस पे बनाते थे, और सेकेंड रीज़न क्या था कि महाजनपद लोग अपनी प्रॉपर्टी और अपना मनी, अपना पावर शो करने का एक सिंबल यूज समझते थे इस फोर्ट के ज़रिए। जिसका जितना ऊंचा फोर्ट और जिसका जितना लंबा चौड़ा फोर्ट रहता था, माना जाता था कि वो महाजनपद उतना ही ज़्यादा पावरफुल है, उतना ही ज़्यादा रिसोर्सफुल है, उतना ही ज़्यादा उसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। ठीक है, तो ये एज अ स्टेटस सिंबल भी यूज़ किया जाता था बाय महाजनपद्स। अब इतनी ऊंची ऊंची फोर्ट्स बनेंगी तो ऑफकोर्स ये ऑब्वियस है कि उसके लिए हमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बाद फिर हमें रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जब रिसोर्स और लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनको हमें खिलाना भी पड़ेगा, उनको सैलरी भी देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है थोड़ा आगे बढ़ने लगी, थोड़ा डेवलप होने लगी। ऑलराइट, और अब क्या होने लगा कि जो पहले राजा और जो जनपद थे वो क्या करते थे, अपनी जो आर्मी होती है, उनकी जो सोल्जर्स होते हैं, उनको वो सैलरी पहले कैश में भी देते थे या हो सकता है काइंड में भी देते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता था उनकी अवेलेबिलिटी पे। काइंड यानी कि पैसे के बदले अनाज दे दिया या कोई और चीज़ दे दिए, उसको यूज़ करके अपनी आर्मी का वो पेट पालते थे। लेकिन अब महाजनपद के आने के बाद महाजनपद क्या करते थे कि अपने जो सोल्जर्स होते थे उनकी सैलरी वो हमेशा रेगुलर कैश में देते थे। ऑलराइट, और अब क्या हुआ कि अब क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची फोर्ट्स बनेंगी, जो लेबर्स होते उनको सैलरी भी देना पड़ता था, तो अब राजाओं को तो रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, उनके पास पैसा होगा तभी तो वो अपने सोल्जर्स को पैसा देंगे। तो अब उनको पैसा मिलेगा कैसे? पहले जो राजा और जनपद होते थे उनके पास पैसा कहाँ से आता था? उनके पास ये सब जो रिचुअल्स होते थे, जो पूजा पाठ करते थे,
तो जो क्षत्रियस हैं, जो वैश्यास हैं, ये सब जो आते थे गिफ्ट्स जो लेके आते थे, उन्हें गिफ्ट से उनकी जो प्रजा है उसका मेंटेनेंस होता था। बट अब क्या है, अब ये जो गिफ्ट्स का अमाउंट है इतना ज़्यादा आता नहीं है कि इतने बड़े बड़े फोर्ट्स के जो रिसोर्सेज हैं और इतना जो आर्मी लगा है, इतना जो सोल्जर्स है या लेबर्स है, उनका पेट पल जाए। तो अब महाजनपदों ने क्या सोचा कि गिफ्ट्स का तो कोई भरोसा है नहीं, आ जाए कल नहीं आया तो हम पनिश तो कर सकते नहीं है। तो महाजनपद ने क्या किया कि अब हम टैक्सेस इंप्लीमेंट करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये जो टैक्सेस है ये तो लोगों को देना ही पड़ेगा, और इन टैक्सेस से जो पैसा वसूल होगा उससे हम अपनी आर्मी को सैलरी दे सकेंगे। आर्मी को सैलरी देंगे तो हमारा जो मेंटेनेंस है हमारे फोर्ट का, हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, हमारा जो रिसोर्स की डिमांड है वो अपने आप फुलफिल होती जाएगी, है ना। एक तरफ से पैसा लेंगे और एक तरफ से पैसा हम अपने आर्मी को देंगे। ये प्रिंसिपल फॉलो करता था। अब देखते हैं हम लोग कि ऐसा क्या क्या टैक्सेस हैं जो लोगों से कलेक्ट किए जाते थे। महाजनपद लोग कौन कौन से टैक्सेस को चार्ज करते थे। इन दिस वीडियो we'll study about the taxes that were imposed by the Mahajanpads while they were building huge and heavy forts. Okay, अब वो लोग इतने बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज रख रहे थे, तो अब उनको फीड करने के लिए भी तो उनको रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स यानी कि मनी चाहिए। तो अब क्या होता था कि जो महाजनपद है उन लोग उन गिफ्ट्स पर रिलाय नहीं कर सकते थे, उन गिफ्ट्स के भरोसे बैठ नहीं सकते थे जो वैश्यास और क्षत्रियास लेके आते थे पूजा पाठ के दौरान। तो उन लोगों ने क्या तरीका निकाला कि अब वो रेगुलर बेसिस पे टैक्स इम्पोज करेंगे ऑन द कॉमन पीपल, ऑन द जन। Alright, so here we will focus on the various types of taxes that were imposed by the Mahajanpads on the people. The first one is taxes on crops. तो आप लोगों को पता है कि आपने पूरी हिस्ट्री में आपने हर जगह सुना होगा कि टैक्सेस जो होते हैं क्रॉप्स पर लगना एक बहुत ही बेसिक टर्म है। अगर प्रोडक्शन हो रहा है किसी का एग्रीकल्चर में, तो उस फार्मर को अपने प्रोडक्शन का 1/6 हिस्सा जो है, या उसको कहते थे हिंदी में भाग, वो उसको देना पड़ता था राजा को। ऑलराइट, जैसे कि उसने 100% प्रोड्यूस किया है, 100 क्विंटल का उसने चावल प्रोड्यूस किया, तो इस 100 क्विंटल का उसको 1/6 हिस्सा जो है ये एज अ टैक्स देना पड़ता था राजा को। सेकंड टैक्स क्या इम्प्लीमेंट हुआ था? सेकंड टैक्स था जो क्राफ्ट्समैन होते हैं उन पर। क्राफ्ट्समैन यानी कि जो लेबर्स होते हैं, जो स्मिथ होते हैं, ब्लैक स्मिथ, जो जूता जो सिलते हैं, जो लोहे लकड़ों का काम करते हैं ना, वो सब जो गरीब मजदूर होते हैं उनके ऊपर अब टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ। ये किस तरह का टैक्स था कि इन मजदूरों को राजा के लिए दिन भर काम करना पड़ता था विदाउट गेटिंग एनी सिंगल पेनी, यानी कि कोई सैलरी के बगैर, बिना सैलरी के फ्री में इन लेबरों को राजा के लिए दिन भर काम करना पड़ता था। यही इनका टैक्स था, यानी कि इनकी मजदूरी ही इनका टैक्स बन गई थी। थर्ड किस पे टैक्स लगा? हर्डर्स। हर्डर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? हर्डर्स चरवाहे। जो चरवाहा होते हैं उनके ऊपर भी रेगुलर टैक्स लगा। क्या टैक्स लगा कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल से जो भी प्रोड्यूस मिलता है, जैसे कि जो मीट हो गया या स्किन हो गया या मिल्क हो गया, उसका जो भी प्रोडक्शन होता था एनिमल का, उसका कुछ हिस्सा, वो डिपेंड करता था राजा के ऊपर, कुछ हिस्सा रूलर को देना पड़ता था। नेक्स्ट टैक्स क्या थे? जो आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं ना, कोई भी सामान अगर आप खरीदते हो मार्केट से, देन ऑन दैट प्रोडक्ट अ टैक्स वाज इम्पोज्ड वाइल सेलिंग दैट प्रोडक्ट। तो अब जो भी प्रोडक्ट खरीदता था तो उसको उस प्रोडक्ट का कॉस्ट के साथ साथ उस टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ता था। जैसे आप अभी मार्केट में जाते हैं ना, तो कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर जीएसटी ऑलरेडी इम्प्लाइड रहता है, तो आप प्रोडक्ट का तो एमआरपी देते ही हैं, प्लस आप जीएसटी भी पे करके आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या थे? जो हंटर्स एंड गैदरर्स, सी इवन दी स्मॉल एंड पुअर पर्सन्स, दे वर ऑल्सो नॉट फ्रीड फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस, they were also imposed with taxes. And what kind of taxes they need to pay? They need to pay some amount of forest produce to the राजा। फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि अब क्योंकि जो हंटर्स और ये जो गैदरर्स होते हैं वो जंगलों में ही रहते हैं, तो जंगलों से जो भी चीज़ उनको प्रॉफिटेबल लगती थी वो राजा लोग उनसे मांग लेते थे और वही उनका टैक्स होता था। सो दिस वॉज द टैक्स। नेक्स्ट वील टर्न द पेज। सी
Next we are going to see changes in agriculture. See students, while Mahajanpads were imposing heavy taxes, side by side the agriculture pattern was also getting changed and enhanced during his time. तो इस टाइम पे क्या होता था कि two major changes, see here I have marked down the points for your benefit. Two major changes हुए थे एग्रीकल्चर में. One was growing use of iron plowshares. दैट मीन्स जो लोहे के जो कुल्हाड़ी होते हैं, जो फावड़े होते हैं जिससे खुदाई होती है मिट्टी की, वो लोहे की यूज होने लगी थी. दैट मीन्स दैट हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लॉशर. यानी कि पहले जो लकड़ियों के कुल्हाड़ी और फावड़े होते थे वो इतने मजबूत नहीं होते थे कि जो ठोस मिट्टी होती, ठोस जमीन होती, उसकी खुदाई कर ले. तो डेवलपमेंट ने क्या दिया उन्हें, एक लोहे का फावड़ा दिया, लोहे की कुल्हाड़ी दी, जिससे क्या हो सकता है कि ठोस से ठोस जमीन भी वो आराम से खुदाई हो जाती. नेक्स्ट क्या हुआ, सेकेंड, पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी. पैडी मीन्स राइस. सी पहले क्या होता था कि लोग जब खेती करते थे चावल की, तो वो फील्ड में चावलों के जो बीज होते हैं उसको ऐसे ही फेंक देते थे, स्कैटरिंग, यानी कि उसको बस फेंक देते थे जमीन पे. उसके बाद फिर वो जितना उगता था, जितना ग्रोथ होता था, जो भी प्रोडक्शन होता था, उसको वो यूज करते थे. लेकिन उसमें डिफॉल्ट क्या होता था, उसमें डिमेरिट क्या था कि जो स्कैटरिंग करने के बाद काफ़ी सारे जो सीड्स हैं वो मर जाते थे, तो उतना ज़्यादा उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता था. लेकिन अब क्या हुआ कि अब उन लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर दिया. ट्रांसप्लांटिंग क्या हुआ कि अभी भी वो स्कैटरिंग कर रहे हैं नो डाउट. और जब वो जो चावल है, चावल का जब सैपलिंग है, सैपलिंग यानी कि चावल के जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, चावल के जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, तो उन पौधों को वो तोड़ के नहीं, उन पौधों को जमीन से उखाड़ के फिर वापस से वो जमीन पे एक प्रॉपर पैटर्न में लगाते हैं. ऑलराइट. तो इससे क्या हुआ, जो सैपलिंग जो कमजोर होती हैं, जो सैपलिंग होता है, जो सैपलिंग इधर उधर से दबी होती है, तो उनको भी प्रॉपर जगह मिल जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है. तो वो जो सैपलिंग मरने की कगार पे था, उनको भी लाइफ मिल जाती है. तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है वो हाई होने लगा. और इसमें क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, उनको क्या बोला जाता था, स्लेव मैन. जो आपके जो स्लेव थे, जो स्लेव्स यानी कि जो खरीदे हुए जो आदमी रहते थे उनके, ठीक है, जो बंदिश में रखे जाते थे, जो नौकर, जिनको पैसे से खरीदा जाता था, उनको कहा जाता था दास. और जो औरतें होती थी उनको कहा जाता था दासी. और जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स थे, यानी कि वो मजदूर जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनको कहा जाता था कम मक्करस. ओके. इन लोगों को क्या होता था, इन लोगों को यही सारा काम करना पड़ता था, एग्रीकल्चर का जो भी काम था, ठीक है, वो खरीदे हुए मजदूरों से, और चाहे वो औरत हो आदमी हो, और उन मजदूरों से जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उन लोगों से ये खेती का काम करवाते थे महाजनपद. ऑलराइट.